एवरीवन, मेरा नाम है अवनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर लर्निंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा आज का टॉपिक है डेटा मॉडल्स विच इज़ द यूनिट 2। इसका पूरा सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है एंड यूनिट 1 भी लास्ट वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यूनिट 1 की लिंक मेंशन कर रही हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। So we will be covering all these following topics which you can see on your screen in this video, which is present in the unit 2. So first let's start with the basic concept of ER diagram. अब ER diagram का मतलब क्या होता है? ER मतलब entity relationship diagram. अब entity relationship को समझने के लिए कुछ basic terms हम समझेंगे इस वीडियो में। Let's understand the first topic which is a database design. अब ये database design क्या होता है? It is a collection of processes that facilitate the designing, development, implementation and maintenance of enterprise database management system. जितना डिफिकल्ट ये डेफिनेशन लग रहा है उतना डिफिकल्ट इसका मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, जैसे कि कोई क्लोथ की कंपनी हो गई, ओके, तब उसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, मे बी मार्केटिंग प्रोसेस होगा एंड देन मे बी सेलिंग प्रोसेस होगा। तो ये क्या हुए? प्रोसेसेस हो गए एक कंपनी के, राइट तो उसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और उनके बीच के रिलेशनशिप को हम डेटाबेस डिजाइन कहेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का मतलब मैंने बताया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। इट यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। मतलब ये जो प्रोसेसेस अभी मैंने बताए, अगर मैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो वो ईआर डायग्राम के फॉर्म में होगा। अब ये ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। एग्जाम में ईआर डायग्राम बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग कॉन्सेप्ट होता है और ये इजी टू स्कोर है अगर आपने एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया तो। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में फर्स्ट टर्म जो आता है एंटिटी, तो पहले समझते हैं एंटिटी का मतलब क्या होता है। अब एंटिटी कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल विच कंटेन्स द नेम ऑफ एन एंटिटी। जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक एंटिटी बन गए, ओके, उसका सिंबल ये होगा रेक्टेंगल, ओके। एंटिटीज ऑफ द कॉलेज डेटाबेस, अगर एक कॉलेज का डेटाबेस होगा तो उसकी क्या क्या एंटिटीज हो सकती है? स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, कोर्सेज, डिपार्टमेंट्स, रिजल्ट, डिफरेंट क्लासेस, सब्जेक्ट, ये सारे एंटिटी हो सकते हैं ऑफ अ कॉलेज। ये कुछ एग्जाम्पल है। वैसे ही जैसे अगर एक कंपनी है तो उसके क्या एंटिटी हो सकते हैं? एम्प्लॉयज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा, करेक्ट। सो आपके लिए एक एक्सरसाइज है दैट राइट डाउन द डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द बैंक डेटाबेस। अगर बैंक डेटाबेस होगा तो उसके क्या क्या एंटिटीज होंगे, सिमिलरली हॉस्पिटल डेटाबेस के भी क्या क्या एंटिटीज हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको करनी है एंड मुझे जरूर बतानी है। अब एंटिटी सेट क्या होता है? इट इज अ सेट और अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप। जैसे कि स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, ये सारे ही स्टूडेंट्स है। सो क्या हो गया? ये सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज बन गए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल पर्सन हैविंग एन अकाउंट इन अ बैंक, that is one example. All the students studying in the college, all professors working in a college, set of accounts in a bank. ये अलग अलग entities हैं but similar type of entities है, तो इसे हम कहेंगे group of entities या फिर entity set. नेक्स्ट टर्म इज एट्रीब्यूट, जिसे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन ईआर डायग्राम। एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टीज और डिटेल्स अबाउट एन एंटिटी, मतलब किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? मेरा रोल नंबर हो सकता है, मेरे रिजल्ट हो सकते हैं, मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ रही हूँ, मेरा ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज एक स्टूडेंट के हो सकते हैं। वैसे ही एवरी एंटिटी के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होंगी ही, उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट। ओके, एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ओवल कंटेनिंग नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। इस तरह का ओवल उसका रिप्रेजेंटेशन है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट आर लाइक आई सेड रोल नंबर, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, एड्रेस एक्सेट्रा। ओके, सो आपके लिए एक्सरसाइज ये है दैट यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फैकल्टी एंटिटी एंड द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंट एंटिटी। बैंक में अगर अकाउंट एक एंटिटी है तो उस अकाउंट की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आपको इस एक्सरसाइज में करना है। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्म विच इज रिलेशनशिप। A relationship is an association or a connection between several entities. अगर कोई दो entities है और वो
एक दूसरे के साथ उनका कोई कनेक्शन है तो उसे हम रिलेशन कहेंगे. इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंटिटीज एंड अ लाइन कनेक्टिंग टू इट एंड एंटिटी. अ रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड. ये डायमंड उसका सिंबल होता है. इट डिफाइंस कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, और जो रिलेशनशिप है उसको हम इस डायमंड के अंदर लिख देंगे. जैसे स्टूडेंट इशूज अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. अगर लाइब्रेरी का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, बुक दूसरा एंटिटी हो गया, उनके बीच का रिलेशनशिप इज शोइंग हो गया. करेक्ट. समझते हैं ईआर डायग्राम ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया, लाइब्रेरी सिस्टम में दो एंटिटीज फॉर एग्जांपल है. फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकंड इज बुक. स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, ये उसके एट्रीब्यूट्स हुए जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है इन ओवल. सेम बुक्स के भी एट्रीब्यूट्स है, बुक नंबर, नेम, ऑथर एंड प्राइस. अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? व्हेन स्टूडेंट इश्यूज अ बुक, सो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप which has been represented in diamond. डायमंड के अंदर हम उसकी रिलेशनशिप क्या है उसको मेंशन जरूर करेंगे. सो ईच एंड एवरी एंटिटी मस्ट हैव वन प्राइमरी की एट्रीब्यूट. अब ये प्राइमरी की क्या होता है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं. प्राइमरी की के नीचे हमेशा एक अंडरलाइन होगी. यहाँ पे बुक नंबर में भी अंडरलाइन है, रोल नंबर में भी अंडरलाइन है. प्राइमरी की मतलब उस टेबल की या फिर उस एंटिटी की एक यूनिक की, मतलब एक यूनिक एट्रीब्यूट. राइट. नेम जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं. मेरे क्लास में 2 सिमरन है, सो नेम कुड बी डिफरेंट, बट रोल नंबर सबका यूनिक ही होने वाला है. सेम वे एवरी बुक का बुक नंबर हो गया हमारा प्राइमरी की. एनी यूनिक की, एक यूनिक एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की कहेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशनशिप. अब समझते हैं टर्नरी रिलेशनशिप. अब टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है? सिंपल है. यहाँ पे 3 एंटिटीज आपको दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ओके. फैकल्टी इज गाइडिंग टू द स्टूडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट. तो ये 3 वे एंटिटीज हो गए, उनके बीच में गाइडिंग एक रिलेशनशिप हो गया. फैकल्टी के अपने एट्रीब्यूट्स हो गए, प्रोजेक्ट के भी अपने एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट के भी अपने एट्रीब्यूट्स है. सो एवरी एंटिटी के पास ऑल्सो, इफ यू कैन सी, एक एक प्राइमरी की भी है, which is very important. So relationship between 3 entities is called as ternary relationship. आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, that draw an ER diagram of following pair of entities. Customer and account, 2 entities, customer and loan, doctor and patient, student and project, student and teacher. So take 4 attributes per entity with one primary key attribute. So keep the proper relationship between 2 entities. So ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये करनी है. मे बी बुक में कर लो, उसका पिक्चर क्लिक करके. यू कैन ऑलवेज मेंशन इट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ओवर हियर. अब हमने एट्रीब्यूट्स तो समझ लिए, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अब ये क्या टाइप्स होते हैं अब हम समझेंगे. सबसे पहले अभी जो हमने टाइप्स कुछ समझे वो था सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट. सिंपल मतलब एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है जिसके और कोई सब पार्ट्स नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल रोल नंबर, सीपीआई एक्सेट्रा, इसका सिंबल सेम एक ओवल होगा. कंपोजिट एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर फर्दर सब पार्ट्स. जैसे कि एक नेम है, इसको फर्दर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. एड्रेस को भी डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रीट, रोड, सिटी, पिन कोड एक्सेट्रा. करेक्ट. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. नेम, उसके आगे इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे और 3 ओवल के साथ विद द लाइंस फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, लाइक दिस कंपोजिट एट्रीब्यूट को. द नेक्स्ट वन इज सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. बहुत ही सिंपल है. रोल नंबर क्या है? एक सिंगल वैल्यू है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड मतलब जैसे कि फोन नंबर, एक पर्सन के 2 से 3, 4 फोन नंबर्स भी हो सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी ईमेल आईडी, किसी भी पर्सन के 2 या 3 ईमेल आईडीज भी हो सकते हैं. तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम 2 ओवल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट वन इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट. स्टोर्ड का मतलब इट्स अ वैल्यू मैनुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. एग्जांपल बर्थ डेट, उसको नॉर्मली मेंशन किया है मैंने. डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि एज. अब एज को मैंने कैलकुलेशन करने लगाया कि बर्थ डेट से एज डिराइव की जा सकती है. सो इट कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द करंट डेट एंड द बर्थ डेट. सो ऐसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉट 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 के साथ ओवल में मेंशन करेंगे, शोकेस करेंगे. Now let's understand all the types of attributes for the student entity. जैसे स्टूडेंट की रोल नंबर है जो कि प्राइमरी की है,
नेम है जो कि कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसके 3 अलग और सब पार्ट्स भी है। ऑलराइट, एड्रेस भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। बर्थ डेट स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, बट बर्थ डेट से डिराइव हो रही है एज, तो एज मेरी डिराइव एट्रीब्यूट हो गई। फोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। So I hope all these different types of attributes is clear in your mind. आपके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है, यू हैव टू ड्रॉ एन ईआर डायग्राम ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको सोचनी है उसमें क्या क्या एंटिटी हो सकती है और उनके एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप भी डिफाइन करनी है। ईआर डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। You can take only 2 entities or you can take it more also. Keep a proper relationship between 2 entities and use all types of attributes. अभी तक हमने जो भी attribute discuss किए वो उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। अब इसका मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। अगर मेरी रिलेशनशिप का भी कोई एट्रीब्यूट होगा तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे इशू का एट्रीब्यूट इशू डेट हो सकती है, करेक्ट? इस रिलेशनशिप का ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट टर्म इज रोल। Roles are indicated by labeling the lines that connects the diamond relationship to rectangle's entity. The label coordinator and head are called roles. अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक फैकल्टी है, उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, which reports to the head basically, and it is also a coordinator. So ये रिलेशनशिप को मैंने फर्दर रोल में डिफाइन कर दिया है। ये ऑप्शनल होता है, रोल्स आर ऑप्शनल एंड आई यूज्ड टू क्लैरिफाई सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। ये हमेशा आपको मेंशन करना पड़े जरूरी नहीं है, बट जहां जरूरी है वहां यू कैन मेंशन दिस। Recursive relationship set. The same entity participates in a relationship set more than once, then it is called recursive relationship set. ये एक recursive relationship होगी। For example, यहाँ पे there is a faculty over here and there is a department. Faculty is working for the department, but there is a possibility this faculty could be working for multiple other departments also. जैसे ये अजय प्रोफेसर जो है, he could be working for computer department, civil department या mechanical department में वो HOD भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा recursive relationship set. The next topic is mapping cardinality. इसका मतलब थोड़ा further detail में समझते हैं हम। Cardinality represents the number of times an entity of an entity sets participates in a relationship set. अगर कोई entity है वो कितनी बार एक relationship में participate कर रही है उसे हम कहेंगे cardinality. It represents the number of entities of another entity set which are connected to an entity using a relationship set. And it is really most useful describing binary relationship sets. अब जैसे कि कुछ further example समझते हैं। 1 to 1. 1 to 1 मतलब for example one student is studying only one subject or one course only. 1 to many मतलब one student is doing a dual degree maybe, so that is many, या फिर multiple subjects he is studying in that subject. Many to 1 मतलब many students are studying one course, like many students are studying BCA. Many to many students are studying many subjects. So ये different types of mapping cardinality हो गए। इसे थोड़ा और further better समझते हैं। Let's understand 1 to 1 relationship first. An entity A is associated with only entity B. एक simple सा relationship है, student is issuing the book, that is 1 to 1 simple relationship. One student issuing one book, simple, ended. An entity B is associated with only one entity, an A entity. So customer is borrowing loan, which is a simple 1 to 1 relationship. A customer is connected with only one loan using the relationship borrower, and a loan is connected with only one customer using a borrower. 1 to many relationship. Now this is interesting. An entity A is associated with more than one entities in B. जैसे कि एक customer different types of loans ले रहा है. A loan is connected with only one customer using borrower, but a customer is connected with more than one loans using borrower. Now this is 1 to many. Now many to one relationship. I also want कि आप भी एक many to one relationship का example नीचे comment में लिखे जरूर बताइए. It is very simple. An entity A is associated with only entity B, and an entity B is associated with more than one entities in A. जैसे कि एक कस्टमर है जो कि लोन बोरो कर रहा है, बट ये सेम लोन इज बीन बोरोड बाय अदर कस्टमर्स आल्सो. Now a loan is connected with more than one customer using a borrower, and a customer is connected with only one loan.
Now the next one is many to many relationship. इसके भी और बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल यूज किया है that many customers are borrowing same loan and the same loan has been given to the other customers also. Now this is a many to many relationship. I have given few exercise question for you. इसको आप go through कर सकते हो, इसका screenshot ले लो. ER diagram बनाना है with all the mapping cardinality. नीचे जो भी rules दिए गए हैं वो rule satisfy होने चाहिए. Let's go to the next topic. Participation constraints. अब participation constraint का मतलब है it specifies the participation of an entity set in a relationship set. दो टाइप के participation होते हैं, partial and total. Okay? जैसे कि एक customer है who is borrowing the loan. Some entities in the entity set may not participate in any relationship set indicated by a single line. Okay? जैसे कि customer who is borrowing the loan. Total participation मतलब every entity in the entity set participates in at least one relationship set इंडिकेटेड बाय द डबल लाइन. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंटिटी किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा. एंड कोई भी एंटिटी जो एटलीस्ट एक बार तो पार्टिसिपेट कर रही है उसे हम कहेंगे टोटल पार्टिसिपेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज वीक एंटिटी सेट. एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अ वीक एंटिटी सेट. अगर आपने पिछले एक्सरसाइजेस कुछ किए होंगे तब को समझेगा कि कोई कोई एंटिटीज ऐसे होती है जिसमें हमें प्राइमरी की नहीं मिलती है. जैसे कि यहाँ पे देयर इज अ लोन एंड देयर इज अ पेमेंट. टू एंटिटीज है हमारे पास. सो अ वीक एंटिटी सेट इज इंडिकेटेड बाय द डबल रेक्टेंगल. ओके. एंड वीक एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज इंडिकेटेड बाय द डबल डायमंड. ओके. क्योंकि इसमें मुझे कोई भी प्राइमरी की नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी मुझे कोई प्राइमरी की नहीं मिल रही. So the existence of the weak entity set depends on the existence of a strong entity set. The discriminator, the partial key of a weak entity set is the set of attributes that distinguishes of all the entities of a weak entity set. जैसे कि for example यहाँ पे payment number जो है वो कहीं मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है यूनिक हो सकता है, तो उसे मैं शायद प्राइमरी की बना सकती हूँ. So the primary key of a weak entity set is created by combining the primary key of the strong entity set on which the weak entity set is existence dependent and weak entity set's discriminator. So we underline the discriminator attribute of a weak entity set with a dashed line. जैसे कि payment entity has payment number now which is a discriminator. Loan entity has a loan number as a primary key. So the primary key for the payment and for the loan is loan number and payment number. जिसे मैंने अंडरलाइन के साथ प्राइमरी की बना दिया है. तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है लोन एंड ये मेरा वीक एंटिटी सेट है. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सुपर क्लास वर्सेस सब क्लास. अब ये सुपर क्लास क्या होता है एंड सब क्लास क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड मोर फर्दर. अ सुपर क्लास इज एन एंटिटी फ्रॉम विच अनदर एंटिटीज कैन बी डिराइव्ड. एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी डिराइव कर सकते हैं. अ सब क्लास इज एन एंटिटी दैट इज डिराइव फ्रॉम द अनदर एंटिटी. जो दूसरी एंटिटी से डिराइव हुई है उसे हम सब क्लास कहेंगे. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक अकाउंट एंटिटी है जिसके दो सबसेट्स हैं, सेविंग है एंड करंट अकाउंट है. तो ये करंट मेरा सब क्लास हो गया एंड अकाउंट मेरा सुपर क्लास हो गया. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन. जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट मोर फर्दर. It extracts the common features of multiple entities to form a new entity. जैसे कि मुझे एक पर्सन एंटिटी बनाने के लिए स्टूडेंट एंड फैकल्टी एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, तो इसे हम कहेंगे जनरलाइजेशन अप्रोच, जो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच होता है क्योंकि मैं दूसरे एंटिटी के फीचर्स भी कंबाइन करके एक पर्सन एंटिटी बना रही हूँ. सेकेंड टर्म is specialization. It splits an entity to form multiple new entities that inherit some feature of the splitting entity. मतलब इस person entity से मेरी दो different entities बनी, student and faculty. ये क्या हुआ मेरा top down approach, क्योंकि इस entity से ये दूसरी दो entities बन रही है जो कुछ features इस person entity की भी ले रही है. So the process of creation of group from various entities is called generalization. And process of creation of subgroups within an entity is called specialization. It is usually a bottom-up approach and this is a top-down approach. The process of taking the union
of two or more lower level entity sets to produce a higher level entity set. जैसे कि दो entities को combine करके मैं एक नया entity बना रही हूँ तो वो generalization होगा. The process of taking a subset of a higher level entity set to form a lower level entity set. मतलब एक बड़े entity से मैं नीचे के दो lower level entity set बना रही हूँ. It starts from the number of entity sets and creates a high level entity set using some common features. And this will start from a single entity set जो create करेगा further different low level entity set using a different features. Let's understand this by a further example. ये example है generalization का कि दो entity set employee and customer entity set से मेरा person entity बना है, right? So ये मेरा approach हो गया bottom up approach. Next is employee entity से मेरे दो further दो अलग entity बने हैं full time and part time. This is a टॉप डाउन अप्रोच. तो ये एग्जाम्पल है स्पेशलाइजेशन का एंड ये एग्जाम्पल है जनरलाइजेशन का. इसको मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया. ISA का मतलब होता है इज अ रिलेशनशिप, इफ जस्ट इन केस यू आर कंफ्यूज्ड. आपके लिए एक एक्सरसाइज है यहाँ पे. गिव द एग्जांपल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन द फॉलोइंग ER डायग्राम. ये ER डायग्राम आई एम श्योर आपने पिछले कुछ एक्सरसाइजेस से अगर बनाए होंगे तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना है, एग्जाम्पल देने हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के. Constraints on specialization and generalization. अब मेजरली दो टाइप की कंस्ट्रेंट्स होते हैं. एक होता है डिसजॉइंट, एक होता है पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन को हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से अच्छे से समझ लिया है. टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन हो सकता है. वैसे ही डिसजॉइंट होता है या तो नॉन डिसजॉइंट होता है. इसको भी हम फर्दर थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. Disjoint constraint क्या होता है? It describes the relationship between the members of the superclass and subclass and indicates whether the member of the superclass can be a member of one or more than one subclass. Types of disjoint constraint क्या होंगे? Disjoint and non-disjoint. जैसे कि यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. It specifies that the entity of a superclass can belong to only one lower level entity set. दोनों को बिलोंग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रिकेटर सुपर क्लास है, वो इधर या तो बैट्समैन हो सकता है या तो बॉलर हो सकता है. ऑल द प्लेयर्स आर एसोसिएटेड विद ओनली वन सब क्लास, ईदर द बैट्समैन और बॉलर. इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट इज नॉन डिसजॉइंट ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट. अब ये कैसे ओवरलैप कर रहा है? इट स्पेसिफाइज दैट एन एंटिटी ऑफ अ सुपर क्लास कैन बिलोंग टू मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट. जैसे कि एक क्रिकेटर जो है वो बैट्समैन भी हो सकता है एंड बॉलर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह, ही इज अ बैट्समैन ऑल्सो एंड बॉलर ऑल्सो. वन प्लेयर इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन सब क्लास. द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट. सो पार्टिसिपेशन का मतलब कंप्लीटनेस होता है. जैसे कि या तो टोटल पार्टिसिपेशन होगा या पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा, जो हमने ऑलरेडी इसका मतलब समझ लिया है. इट डिटरमाइंस वेदर एवरी मेंबर ऑफ द सुपर क्लास मस्ट पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ द सब क्लास और नॉट. जैसे कि यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन स्पेसिफाइड दैट एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सम सब क्लास इन द स्पेशलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेटर इज ईदर द बैट्समैन और द बॉलर, बट एटलीस्ट वन में उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो ये हो गया टोटल पार्टिसिपेशन. द नेक्स्ट वन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन. मतलब अगर ऐसी एंटिटी है जो दोनों में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसे हम कहेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन. इट स्पेसिफाइज दैट एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सब क्लास. जैसे कि एक क्रिकेटर है जो ना तो बैट्समैन है ना तो बॉलर है. वो कौन है? धोनी, बिकॉज ही इज अ विकेट कीपर. These are just the examples, don't take it to heart. Next topic is aggregation in ER diagram. So first let's understand the limitations of the ER diagram. क्या limitations हो सकते हैं? In ER model we cannot express relationship between two relationship. अब relationship के बीच की relationship कैसे बताएंगे? That is not possible, so that is one limitation. So second limitation समझते हैं, which is aggregation. अब aggregation क्या होता है? A process of creating an entity by combining various components of ER diagram is called aggregation. जैसे कि मुझे एक customer entity बनानी है. इस customer entity को बनाने के लिए ये पूरा process हो रहा है. Different components को हम combine कर रहे हैं. जैसे कि customer एक employee है who is working for the other department, who is also working for the company in that department and who is also borrowing the loan.
सो ये कस्टमर एंटिटी को बनाने के लिए मैंने ये सारा प्रोसेस कंबाइन किया. सो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज एग्रीगेशन. अब एक इंटरेस्टिंग सा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम हम समझते हैं. यहाँ पे ये एक ईआर डायग्राम है जिसमें आपको कितनी एंटिटीज नजर आ रही है. इफ यू कैन टेल मी. देयर इज वन मेडिकल रिकॉर्ड, देयर इज अ पेशेंट, देयर इज अ हॉस्पिटल. अब इसमें सब एंटिटीज या सब क्लास भी है. अब मेडिकल रिकॉर्ड हैज अ पेशेंट्स रिकॉर्ड. इस पेशेंट के कुछ पेशेंट आईडी है, नेम है, पेशेंट के रिलेशनशिप है, इंडोर है या आउटडोर है. द पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के पास क्या है, डॉक्टर है. फर्दर इस हॉस्पिटल के भी कुछ आईडी है, नेम है, एक्सेट्रा अदर एट्रीब्यूट्स है. अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे, एवरी एंटिटी के पास एक प्राइमरी की है. इसको फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं. एक सिंपल सा ईआर डायग्राम है जिसमें मैंने सिंपल रिलेशनशिप्स बताई है. इस पेशेंट की कुछ रिलेशनशिप्स भी है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है इंडोर है या आउटडोर है, जो फर्दर सब क्लास हो गई इसकी, जो कि रूम नंबर होगा, आईपी आईडी होगा, एक्सेट्रा. अब इसी ईआर डायग्राम को आप और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड और एंटिटीज में भी डिवाइड कर सकते हो. ये और बहुत बड़ा बन सकता है. ये छोटा सा एग्जाम्पल था. So take this ER diagram and you also make it by your own knowledge. इसको further कैसे divide किया जा सकता है. Now reduce the ER diagram to database schema. ये अब हम क्यों करेंगे, एक ER डायग्राम को फाइनली हम एक डेटाबेस में तो डालना पड़ेगा, राइट. ये बना ही क्यों रहे हम, ताकि एज अ DBA या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमें समझे कि मुझे क्या क्या टेबल्स बनाने हैं, उनके बीच के क्या रिलेशनशिप होंगी, उनकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ये हमें समझ आए. इसीलिए हम ER डायग्राम बनाते हैं. So now is the final step, जब हम उस ER डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे एक डेटाबेस स्ट्रक्चर में. जैसे कि एक पर्सन एंटिटी है, उसके पास पर्सन आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, ये कुछ एट्रीब्यूट्स है डिफरेंट टाइप्स के. सो द व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, reduce the entities and simple attributes. An entity of an ER diagram is turned into a table. ये जो entity है इसको हम टेबल में टर्न करेंगे. उसका नाम आप चाहे तो सेम पर्सन रख सकते हो. Each attribute except the multi-valued attribute turns into a column attribute in the table. ये पर्सन आईडी का एक अलग कॉलम बनेगा, नेम का अलग कॉलम, एड्रेस का अलग कॉलम, फोन नंबर, सिटी, इन सबका अलग अलग कॉलम बनेगा. टेबल नेम कैन बी सेम एज द एंटिटी नेम. आई प्रेफर टू कीप इट सेम. Key attribute of the entity is the primary key of the table, which is usually underlined. जो ये हमारी primary key है, इसको हम usually as a first column बनाएंगे. And it is highly recommended that every table should start with its primary key attribute, conventionally named as the table name ID. You can also name it as person ID. That is not a problem. अब step 2 क्या होगा? That reduce the multi-valued attributes. Multi-value attribute is turned into a new table. Add the primary key column into a multi-value attributes table. Add the primary key column of the parent's entity table as a foreign key with a new multi-value attributes table. Then we can make the one into many relationship between the person table and the phone number table. अब phone number जो कि multi-valued है, उसके लिए मैं एक नया table बना लेती हूँ, क्योंकि उस different उसमें phone numbers आने वाले, phone number 1, phone number 2, etc. Right? अब इस table, person table की जो person ID मेरी primary key है, वही same इस table में foreign key बन जाएगी. Now, what is the step 3? We can convert both the entities into a table with a proper attribute. Place the primary key of one table into the another table as foreign key. एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जब हम डालते हैं तो वो एक फॉरेन की बन जाती है, राइट. तभी उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है. प्लेस द प्राइमरी की ऑफ द वाइफ टेबल, wife ID, in the table's person as a foreign key. So there is a wife, which is one entity, person is the second entity. So a person having a wife, wife has the wife ID, wife name, and the person has the person ID, person name. So place the primary key of the person table, person ID, in the table wife as the foreign key. So इस wife table में person ID भी हो सकता है as a foreign key. और person table में भी wife ID हो सकता है as a foreign key, including their own primary keys also. Now step 4 is one-to-many mapping cardinality. We have to convert both the entities into the table. दोनों को table में convert करेंगे with their own attributes. We will place the proper primary key of one table having one mapping into the another table. And it could have many cardinality as a foreign key. मतलब इस person के और भी houses हो सकते हैं, but उस सब table में person ID will be same as a foreign key.
Place the primary key of person table, the person ID in the table house as the foreign key. तो ये मेरा one to many relationship हो गया. Now step 4 is many to many relationship. We will convert both the entities into a table again with a proper attribute. We could create a separate table for the relationship क्योंकि many relationships होने वाली है. We will place the primary key of both the entities table into the relationship table as a foreign key. जैसे कि एक कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, सिमिलरली एक टाइप का अकाउंट बहुत सारे डिफरेंट पीपल को बिलोंग भी कर सकता है. एंड ये जो हैज अकाउंट है ये एक रिलेशनशिप है, कस्टमर हैज एन अकाउंट. करेक्ट. इसका भी हम एक अलग टेबल बना देंगे, कस्टमर का अलग, अकाउंट का अलग एंड हैज अकाउंट का अलग. इन सब में मैं एक प्राइमरी की डाल दूंगी जो कि कस्टमर आईडी होगा, जिसको एज अ फॉरेन की दूसरे टेबल में वो एक्ट करेगा. अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं ऑफ ऑल द सिंबल्स वी हैव लर्न्ड इन द ईआर डायग्राम. आई नो देयर आर मेनी सिंबल्स, सो ये आपके लिए एक समरी है व्हिच यू कैन गो थ्रू. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन गो थ्रू दिस. आई विल कीप इट फॉर फ्यू सेकंड्स. Symbols which we have learned, different types of relationships we have learned. Now let's move to our next topic, which is data models. अब data models क्या होता है? It is a database model that defines the logical structure of the database. It determines how data can be stored, how it can be accessed, updated in the database management system. So the most popular example of database model is the relational model. इसमें बहुत different types के भी models होते हैं जो हम अभी समझेंगे. The different types of database models are hierarchical model, network model, entity relationship model, relational model, object oriented database model. So एक एक करके समझते हैं. First is hierarchical model, जो हमने अभी तक ER diagram के थ्रू समझा है. It organizes data into a tree-like structure where each record has a single parent or root. एक department के दो further nodes होंगे, student and professor. The hierarchy starts from a root data and expands like a tree, adding child nodes to the parent nodes. ये मेरा parent node हो गया and ये मेरे further child node हो गए. जब ऐसा tree like structure बनता है जिसे हम hierarchical model कहते हैं. In hierarchical model, data is organized into tree like structure with one to many relationship. यहाँ पे इस one से many relationship हो रहा है between two different types of data. For example, one department can have many professors and many students too. Let's understand the next model, which is a network model. It usually defines many to many relationship. एक parent node की further और भी parent nodes हो सकती है, sub nodes हो सकती है, root nodes हो सकती है, right? For an example, there is a book which can have multiple genres, which can have multiple authors. Now this author could also have multiple books. So this is a many to many relationship. Next one is entity relationship model. ये हमने ऑलरेडी हमारे ER डायग्राम के थ्रू समझा है. ये है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिसको हम एक ग्राफिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी. ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इनटू एन एट्रीब्यूट्स. ये हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है एंड दिस मॉडल इज मेजरली यूज्ड एवरीवेयर. The next one is relational model. In this model, data is organized into two-dimensional tables and the relationship is maintained by storing a common attribute. मतलब टू डायमेंशनल मतलब रोज एंड कॉलम्स मैंने इसमें बना दी है. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है फॉर स्टूडेंट, एक टेबल बनाया है फॉर सब्जेक्ट. अब इसमें रोल नंबर है जो कि मेरा प्राइमरी की है, सब्जेक्ट है वो प्राइमरी की है. सो इंस्टेड ऑफ ER डायग्राम से मैं टेबल बना रही हूँ, इसको मैंने डायरेक्टली एक एक्सेल में फॉर एग्जाम्पल टेबल्स बना दिए हैं. अब इनका रिलेशनशिप मैं कैसे स्टोर कर रही हूँ, जैसे कि रिजल्ट, student gets the result of a certain subject. Okay, so यहाँ पे एक result ID हो गया, roll number इस table में foreign key है, subject ID again another foreign key है, marks another column है. So this is nothing but the relational model. Last one is object oriented database model. इसमें every entity as a object treat किया जाता है. जैसे एक student एक object हो गया, course एक object हो गया. So this data model is another method of representing real world object. It considers each object in the world as objects and isolates it from each other. ये एक different separate object है, ये separate object है. It groups its related functionalities together, allows inheriting its functionality to other related subgroups. अब इसके courses के further attributes हो सकते हैं, student के भी further attributes हो सकते हैं, but इनके बीच में एक relationship establish हम कर सकते हैं that student has enrolled for the course.
ये बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं टू रिप्रेजेंट द डेटाबेस मॉडल, बट आई प्रेफर एंड द मार्केट ऑल्सो प्रेफर्स मेजरली द ER डायग्राम मॉडल, जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, उसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से हमें डेटाबेस का मॉडल समझ में आ जाता है. Our next topic is integrity constraints. इस टॉपिक को हमने ब्रीफली आई थिंक यूनिट 1 में डिस्कस ऑलरेडी किया है. इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट द बिजनेस रूल्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स. इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं इन द डेटाबेस, इट इज प्रेफर्ड कि हम ईच कॉलम पे कुछ ना कुछ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दें. अब ये क्यों होता है? वी विल अंडरस्टैंड दैट. इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट द डेटा इंसर्शन, updating and the other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected. For example, अगर कोई फ़ोन नंबर ऐड कर रहा है और उसने अगर 11 नंबर डाल दिए, 12 नंबर डाल दिए, तो यहाँ पे इंटेग्रिटी अफेक्ट हो गई, राइट? सो इसीलिए हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं. Thus, integrity constraint is used to guard against accidental damage to the database. The various integrity constraints are check, not null, unique, primary key, foreign key. इसको अब एक एक करके समझते हैं. Check. This constraint defines a business rule on a column. All the rows in that column must satisfy this rule. Limits the data values of variables to a specific set, range or list of values. For example, email ID के बीच में एक @ होना ही चाहिए, ये मैंने कुछ list of value decide कर ली. या मोबाइल नंबर 10 digit होना चाहिए, ये मैंने decide कर दिया. Correct? So this was an example of the check. Example, CGPA should be between 0 to 10. एक और example है. Not null. This constraint ensures all rows in the table contain a definite value for the column which is specified as not null. मतलब value कुछ ना कुछ डालनी ही पड़ेगी. Accidentally ऐसा होता है ना, हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, हमने कोई कॉलम या कोई सेक्शन empty छोड़ दिया, तो ये not null अलाउ करता है कि आपको उसमें डेटा तो ऐड करना ही पड़ेगा. So example, name column should have some value. empty उसको नहीं छोड़ सकते, तो उसको not null हम बना सकते हैं. The third one is unique. This constraint ensures that a column or a group of columns in each row have a distinct name, unique name. A column can have null value, but the values cannot be duplicated. Null हो सकती है, but duplicate नहीं हो सकती. Unique का ये मतलब है. Example, enrollment number, column number, roll number, ये सब unique होने चाहिए. ये duplicate नहीं हो सकते. Next is primary key. This constraint defines a column or a combination of columns which uniquely identifies each row in the table. करेक्ट? जैसे कि रोल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारे प्राइमरी की हो गए. एनरोलमेंट नंबर है, दीज आर यूनिक, बट एंड दे हैव टू बी यूनिक. फॉरेन की. नाउ दिस इज अ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कि एक टेबल की प्राइमरी की अगर हम दूसरे टेबल में डाल रहे हैं टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, दैट इज नथिंग बट अ फॉरेन की. A referential integrity constraint is specified between two tables. In this constraint, if a foreign key column in table 1 refers to the primary key column of the table 2, then every value of the foreign key column in table 1 must be null or be available in primary key column of the table 2. डिपार्टमेंट ID जो यहाँ पे है वो exactly same यहाँ पे भी होगा. यहाँ अपडेट होगा तो वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाएगा. Now I have listed down few more questions which are usually asked in your exams. चाहे फिर वो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो या फिर किसी भी और स्टेट के एग्जाम्स हो. DBMS में मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस आई हैव लिस्टेड डाउन हियर. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. क्वेश्चंस मेजरली आस्क्ड ऑन ER डायग्राम्स. आई थिंक अगर ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो, देन DBMS स्कोरिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू. And I will be giving such questions in the end of every unit video. Thank you so much for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है so definitely like करना, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड कमेंट में लिख के सारी एक्सरसाइज सॉल्व की या नहीं की मुझे ज़रूर बताना. I will see you in unit 3. Thank you so much for watching.